कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती। क्या हो गया, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो शेखर? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इतने सीरियस क्यों हो गए हो? तुम्हें मालूम भी है कि हमारे देश के हालात क्या हैं? आज देश में जो हालात हैं उसमें मुझे मिर्जा गालिब का यही शेर याद आ रहा है। सच में कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि देश को कोरोना से कैसे बचाया जाए। हम तो नेताओं की ही पोल खोलते हैं, लेकिन इस कोरोना ने तो पूरे देश की पोल खोल दी, पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। सरकारों से कोई उम्मीद नहीं बची, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें। देश पूरी तरह राम भरोसे हो गया है। आज रामनवमी है और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वो ही कुछ कर दें, इस देश को बचा लें, इस देश के लोगों को बचा लें। सही कह रहे हो शेखरू, देश की हालत बहुत खराब है। मंद्रू, देश की हालत खराब नहीं, बहुत खराब है। अस्पतालों की हालत खराब है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाई नहीं है। वो क्या स्लोगन है बच्चन साहब का? हां, याद आया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बच्चन साहब, अब तो दवाई भी आ गई, पर वो भी पूरी नहीं पड़ रही। उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 1-1 लाख रुपए में। क्या बात कर रहे हो? हां बंदरू, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कई अस्पतालों में तो डॉक्टर कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, इसलिए डॉक्टरों की कमी हो गई है, नर्सों की कमी हो गई है। अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि किसी कोरोना ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। देश के हर इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो। वो अंदर अभी मेरे पापा इतने रो रहे हैं, उनकी इतनी हालत खराब है। 2 दिन के बाद सिर्फ खाली सिलेंडर मिला, ये शॉर्टेज खाली सिलेंडर की है। स्ट्रेचर भी नहीं थी उनके पास में, ना ऑक्सीजन लगी हुई थी, और किसी में ऑक्सीजन चालू थी, किसी में नहीं थी। हाहाकार मचा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। स्पॉन्सर है ना, वो कह रहे हैं कि किसको मरना है तो मरने तो टाइम से आते। हॉस्पिटल वालों ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास बेड ही नहीं है। अब हम क्या करें बताओ? अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के क्या हाल है। जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही, कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बात बोले जा रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म है। और यहाँ लगा दिया बोर्ड की गैस नहीं है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और ये रहा बिहार का हाल। डॉक्टर तो है नहीं अभी यहाँ पे। हम लोग कितने 5 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर का कोई पता नहीं है। और महाराष्ट्र का तो कब से बुरा हाल है, आप देख चुके होंगे, फिर भी एक बार और देख लीजिए। दो दिनों से लिक्विड ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से हम जूझ रहे हैं। मैं सब सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेकर इसलिए हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सब। इसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है,
दूसरे नागरिक सेवाओं का भी बुरा हाल है। शमशान घाटों के नजारे इसलिए नहीं दिखा रहा है कि आपका दिल और दहल जाएगा, बैठ जाएगा, मायूस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे आप। लेकिन यह सोचिए कि मुंबई और दिल्ली में काम करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उन लोगों का क्या हाल होगा जो अपने अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। वैसे यह भी आपको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार और दिखाते हैं। पहले यह देखिए कि मुंबई में रेलवे स्टेशन पर कैसी अफरा तफरी मची। एक दूसरे ने लाइन से आ जाओ। कर रहे हैं, जो 10 रुपये का सामान है वो 15 रुपये दे रहे हैं। कैसा हम लोग जिए, इसीलिए जा रहे हैं गाँव जा रहा हूँ। कंपनी बंद हो गया, 8 ही घंटा चल रहा है, इसकी वजह से जा रहा हूँ। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर क्या हाल रहा वो भी देखिए। अब बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है तो पोल खोल के लिए कुछ और बचता है क्या? किसकी पोल खोली जाए आप बताइए, किसकी? अब तो नेताओं और सरकारों के पोल खोलने की भी जरूरत नहीं बची, क्योंकि उन्होंने खुद ही यह काम कर दिया है। जनता उनकी कथनी और करनी के फर्क को साफ साफ देख रही है। आप ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाके देख लीजिए, जनता खुद नेताओं की पोल खोल रही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि किस आधार पर हमारे नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता चुनाव में वोट मांग रहे हैं। क्या करेंगे वो जीतकर? सिकंदर बन जाएंगे, सम्राट अशोक हो जाएंगे? जहां जीते हुए हैं वहां तो कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ और जगह जीत गए तो क्या कर लेंगे? कोई मतलब बचा है हमारी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों का, उनके वायदों का? क्यों हमारे नेता गण चुनावी रैलियों में मंच पर खड़े होकर ऐसे हाथ हिलाते हैं? क्यों? कैसे? ऐसे ऐसे। और जब ऐसे हाथ हिलाते हैं तो हंसने की मुद्रा में होते हैं। किस बात पे आप लोगों को इतनी हंसी आ रही है? किस बात पे हंस रहे होते हैं ये लोग? देश में कोरोना की वजह से हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर गली और हर चौराहे पे रोना ही रोना हो रहा है, और हमारे नेता हैं कि वोट मांगने के लिए कैमरा देखते ही हंसने की मुद्रा में आ जाते हैं। ये क्या है? शेम शेम शेम। क्या हो गया? किसको इतना शेम शेम कर रहे हो? अरे अपने नेताओं को। और किसको? अपने नेताओं को। हमारे ये नेता एक दूसरे की बीमारी का मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे। अब बीजेपी के महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी को ही देख लीजिए। जब उन्हें बताया गया कि राहुल गांधी को कोरोना हो गया तो देखिए उन्होंने कैसे उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया। हद होती है। जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। बीमारी पर हंसी तो देखिए, ऐसी हंसी पर तो कोरोना को भी शर्म आ जाए। जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ विजयवर्गीय जी कि आपकी पार्टी में भी जिन नेताओं को कोरोना हुआ है वो सब भी झूठ बोलते होंगे। बोलते हैं क्या? क्या ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने राहुल गांधी का शेड्यूल। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूंगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस है, 2 जिलों में सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। चलिए मान लिया कि राहुल गांधी जी का बंगाल में प्रचार करने का कोई शेड्यूल नहीं था और आपके सभी नेताओं का पहले से तय शेड्यूल है, तो विजयवर्गीय जी कोरोना का भी तो पहले से कोई तय शेड्यूल नहीं था। अब वो बिना शेड्यूल के आ गया है तो आप अपने शेड्यूल को रद्द कर दीजिए। देश के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, कि नहीं? और वैसे भी अब आपको और प्रचार करने की क्या जरूरत है? आप तो पहले ही मेजॉरिटी में आ चुके हैं ना। मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, कल के मतदान की बात। अच्छा, कल को आएंगे? श्योर? कॉन्फिडेंट? डू वी लॉक इट? 7वें 8वें में हमारी सीट
200 तक पहुँचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाए, 100% सरकार बनाए। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। काश हमारे ये नेता ये भी कह पाते कि हम लोगों का 100% इलाज कराएंगे, हम 100% ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे, हम 100% वादा निभाएंगे। पर वादों का क्या है? कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। ये लो बंदरू, ये लो, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। किस चीज की शिकारू? अरे आरोप प्रत्यारोप की, यानी एलिगेशन काउंटर एलिगेशन की। कोरोना के टीके यानी वैक्सीन को लेके हमारे राजनीतिक दलों में अब आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। खेला होबे भीषण गंदा खेला होबे। किस किस के बीच हो रहा है खेला? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ टीएमसी और चौथी तरफ है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। यानी बहुकोणीय लड़ाई है, मल्टी डिमेंशनल खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले कोरोना की वैक्सीन को लेकर सरकार की नई नीति का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बातें तो कई तरह की जा रही हैं, लेकिन असल मुद्दा है वैक्सीन की कीमत। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन होने की जो घोषणा हुई है, उसके बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोविशील्ड की सरकारी अस्पतालों में कीमत 400 रुपए प्रति वैक्सीन होगी, तो प्राइवेट अस्पतालों में जहां 250 रुपए हुआ करती थी, अब 2.5 गुना ज्यादा यानी 600 रुपए होगी। इस घोषणा का ऐलान होते ही कांग्रेस के पी चिदंबरम और दूसरे नेताओं ने सवाल उठाए थे और आज प्रियंका गांधी जी ने भी उन सवालों की कड़ी में अपने सवालों को जोड़ दिया। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पर? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और आज ही कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। मोदी जी ने एक मजबूत देश को मजबूर देश बना दिया। कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट तो लोगों के पेशेंट्स के हो ही नहीं रहे, लेकिन लोगों की सब्र का इम्तिहान ये सरकार ले रही है। कांग्रेस के महासचिव आ गए तो पूर्व महासचिव, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष कैसे पीछे रहते? तो लगे हाथ 3 in 1 यानी राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट ठेल दिया। आपदा देश की, अफसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का। इतने सवालों के बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी भला कैसे चुप रहते? वो तो बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहते, उंगली उठाए। वो तो सवेरे से बिना नाश्ता पाने के ही तैयार रहते हैं कि कैसे विपक्ष पर जवाबी हमला किया जाए। सो मौका मिलते ही उन्होंने चला दिए कांग्रेस पर जवाबी गोले। ये बड़े बड़े गोले, ये बड़े बड़े गोले। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, वो कहीं न कहीं इस आपदा की घड़ी में संपूर्णतः देश के सामने झलक रहा है। लेकिन मामला कांग्रेस बनाम बीजेपी का ही नहीं रहा। आरोप प्रत्यारोप की बहती गंगा में हाथ धोते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक से बढ़कर एक ट्वीट कर दिया। कोरोना की सेकेंड वेव को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगानी पड़ेगी।
हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध किया है कि वो वैक्सीन वितरण की नई पॉलिसी पर पुनर्विचार करें ताकि वैक्सीन की उपलब्धता आसान हो और अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी ना पड़े और राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर सकें। अब कौन बचा हाथ धोने से? वही जो हाथ धोकर मोदी जी के पीछे पड़ी है, यानी ममता दीदी। तो ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख मारी जिसमें कई तरह के आरोप और सवाल हैं। एक तो यही है कि जब फरवरी के महीने में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने की परमिशन मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? इसके अलावा दीदी ने और भी कई गोले दागे हैं, ये बड़े बड़े। बुआ के पीछे पीछे भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी गोला दाग दिया, बड़ा वाला। এই নির্বাচন শেষ হবে আর লকডাউন ঘোষণা করবে কেন্দ্রের সরকার, অপেক্ষা করছে। যে করে হোক বাংলা দখল করব, তারপর লকডাউন করব। আমি আপনাদের বলছি, আপনি আমার মুখ থেকে শুনে রাখুন, আমি তো উত্তর থেকে দক্ষিণ ঘুরছি। कुल मिलाकर कोरोना की वैक्सीन पर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है और मुझे तो लगता है कि यह अभी और भी तेज होगा क्योंकि चुनाव के अभी 3 चरण बाकी हैं। बिहार में जो फ्री वैक्सीन लगने वाली थी उसका क्या हुआ शेखरू? अरे क्या बात है बंदरो, क्या यादाश्त तुम्हारी यार, मान गए गजब। मैं तो भूल ही गया था। आपको याद होगा कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के समय एनडीए और बीजेपी ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में घोषणा की थी कि वहां कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा, मुफ्त। लेकिन अब टीके यानी वैक्सीन को लेकर जो नीति आई है उसके हिसाब से तो हर बिहारी को प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने पर कम से कम 600 रुपया देना पड़ेगा। 600 रुपया। क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बिहारी सीधा सादा, वादा तेरा वादा। टेंशन मत लो बंदरो, नीतीश बाबू नहीं दे रहे हैं तो शर्मा जी दे रहे हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ऐलान किया है कि असम में 18 साल से 45 साल तक के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्री फ्री फ्री, हाउ केयरफ्री ही इज। असम में 18 से 45 साल तक के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पिछले साल असम आरोग्य निधि के तहत एकत्र किए गए फंड का इस्तेमाल वैक्सीन खरीदने में किया जाएगा। हमने आज ही भारत बायोटेक को 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। बड़े लेट लतीफ हैं शर्मा जी। हैं? लेट लतीफ कैसे? अरे इलेक्शन के बाद फ्री का वादा कर रहे हैं, लेट लतीफ नहीं है तो क्या है? हमारे देश में फ्री का वादा वोटिंग से पहले किया जाता है, वोटिंग के बाद थोड़ी। वोटिंग के बाद तो रात गई बात गई सुभाष गई। ऐसे कैसे सीएम बनेंगे शर्मा जी? इलेक्शन के बाद फ्री में चीजें बांट रहे हैं। सच्ची बहुत लेट लतीफ है शेखू। अरे लेट लतीफ बेशक है बंदरू, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बहुत है, यानी आशावादी। आशा, मेरे साथ वादी में चलोगी? नहीं, बड़े आशावादी हो। शर्मा जी ने अभी से ऐलान कर दिया है कि फ्री वाली वैक्सीन 1 मई से लगेगी और 2 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो शर्मा जी एक दिन तो रुक जाते, 2 मई को रिजल्ट आ जाता, उसके बाद ही देख लेते कि वैक्सीन कौन लगाएगा और कौन लगवाएगा। तो मित्रों, बंगाल में कल 6ठे चरण का मतदान है। वोट देने वाले सभी लोग अपने चरण पूरी सावधानी से घर से बाहर निकालें
और एक दूसरे के चरणों से उचित दूरी बनाए रखें। मेरा मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं और मेरा बंदरू भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, यानी मैं आगे आगे और वो बहुत पीछे पीछे अपने चरण लेके प्रस्थान करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पोल खोल के साथ। बंदरू जी, थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, नहीं तो आप हर एपिसोड में कूदते हुए आ जाते हैं।